गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। आज हम स्टडी करेंगे 12th फिजिक्स का 12th चैप्टर, दैट इज़ एटम्स। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है और आपके लिए इजी भी रहेगा क्योंकि आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं और अभी आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ आपके केमिस्ट्री के पोर्शन से भी मिलता जुलता है ये। अब इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो आपके कुछ टॉपिक्स ये हैं जो मैंने यहाँ पर ब्रीफिंग कर रखी, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्या आपके पास मॉडल ऑफ एटम, यानी कि जो आपका एटम है उसके मॉडल्स के बारे में आपको स्टडी करना है, किस किस ने अपने अपने क्या क्या अजम्पशंस दिए थे एटम के मॉडल के लिए। उसके बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वी हैव टू स्टडी दैट आल्सो। देन कुछ लिमिटेशन रह गए थे जो आपके बोहर थ्योरी ने थोड़े थोड़े कम किए थे। उसके बाद आप स्टडी करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि बोहर्स ने जो हाइड्रोजन एटम के लिए जो स्पेक्ट्रल सीरीज डिस्कस की थी वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट इज एनर्जी क्वांटाइजेशन, यानी कि एनर्जी जो आपकी है वो ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में कितनी कैसे एनर्जी सस्टेन रहती है। तो ये कुछ टॉपिक आपको स्टडी करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, यानी कि थॉमसन्स ने हमें क्या क्या अजम्पशंस दिए थे। थॉमसन्स ने जो एटम के मॉडल के बारे में बोला था उसने ये कहा था कि जो आपका एटम है उसमें पूरे में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं कहीं अवेलेबल हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका जो वाटरमेलन होता है उसमें जो आपके सीड्स होते हैं, और बाकी जो पार्ट बच गया दैट इज़ द पॉजिटिव मैटर ऑफ एन एटम। ये अजम्पशंस उसने दिया था, लेकिन काफ़ी कम टाइम तक ये रहा क्योंकि जो रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उसमें ये बिल्कुल जो पैरामीटर इसने रखे थे वहाँ पे ये उनको वैलिड नहीं कर पाया कि किस तरह से आपके जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्यों बीच में नहीं रहता है या फिर पूरे एटम में वो क्यों स्प्रेड हो रखा है, ऐसा कुछ ये वैलिड नहीं हो पाया। इसलिए थॉमसन्स मॉडल आपका रीऑक्यूपाई कर दिया है किसने, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल ने। अब जो आपका एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड ने जो किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या था, उसने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया था, बम्बार्ड किया था किसके ऊपर, गोल्ड फॉयल पे, काफ़ी थिन गोल्ड फॉयल है उसके ऊपर रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर किया था और उसके बेसिस कुछ उसने रिजल्ट डिस्कस किए थे। और जो एटम्स का मॉडल है उसको हम आसानी से स्टडी करते हैं उसके एजम्पशंस पर। सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आपके जनरेट होंगे। हमें इसकी एक बीम चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी अलग अलग डायरेक्शन में जनरेट हो सकता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, लीड ब्रिक्स को यूज़ किया है। तो यहाँ पर जितने भी सोर्स की लाइट आपके रे जाएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्लिट में से ही पास होगा, तो आपकी एक बीम बनेगी अल्फा पार्टिकल की जो यहाँ से जाएगी। ये आपका क्या है, थिन गोल्ड फॉयल है, यानी कि यहाँ पे ये स्ट्राइक करते हैं या फिर वापस आते हैं या फिर ये कितना डिफ्लेक्ट होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया है। कितने इसको क्रॉस कर जाते हैं विदाउट डेविएशन, कितने विद डेविएशन रिट्रेस करते हैं आपके अल्फा पार्टिकल्स, ये सारा स्टडी किया था जिससे हमें जो एटम है उसका मॉडल स्टडी करने में हेल्प मिली थी। अब हमने स्टडी क्या किया वो देखिए, जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब मान लीजिए ये सारा आपका क्या है, कोई एटम है, इसमें सेंटर का पार्ट न्यूक्लियस है। उसने बोला था कि जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव पार्ट है, वो एक आपका पूरे एटम में सिर्फ सेंटर पे होता है, पॉइंट साइज का, जिसका साइज काफ़ी कम होता है। अब उसकी अजम्पशन ये किस पे बेस्ड थी, देखिए ये सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं आपके जो इधर आपके जा रहे हैं, ये सारे अल्फा पार्टिकल हैं। आपको पता है अल्फा पार्टिकल आपके पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल। तो इसमें क्या हुआ, काफ़ी सारे मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल आपके विदाउट डेविएशन पास हुए थे। जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो मेजॉरिटी ऑफ आपके अल्फा पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्टेड गए थे, यानी कि उनके पाथ में कहीं भी उनको पॉजिटिव चार्ज नहीं मिला, क्योंकि अगर पॉजिटिव मिलता तो वो रिपेल करते। तो हुआ क्या, उसने जो स्टडी किया
कि काफ़ी सारे तो विदाउट डेविएशन पार हो गए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या था, काफ़ी कम ऐसे पार्टिकल्स थे जिनका डेविएशन बहुत ज़्यादा था, जिनका डेविएशन बहुत ज़्यादा था। और बहुत कम, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर 1 in 8000, यानी कि टोटल अगर आपने 8000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए तो उनमें से ओनली 1 ही अपना पाथ क्या करता है, रीट्रेस करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जहाँ से पाथ हमने रीट्रेस किया उसको मैक्सिमम पॉजिटिव पार्ट चार्ज वहीं से मिला है, इसीलिए रिपल्सन करके वो वापस आ चुका है वहाँ से। तो इसका मीनिंग क्या है, जो आपका पॉजिटिव पार्ट है एटम का वो उसका सेंटर पार्ट ही है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में ही आपका पॉजिटिव होता है और बाकी आपका सारा इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये आपका रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। इसके बाद एक ग्राफ देखिए यहाँ पर, यह ग्राफ किसके बीच में है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हमने यहाँ पर स्ट्राइक किए थे उन पार्टिकल्स के बीच में, और उनमें जो डेविएशन हुआ है यानी कि जितना डिफ्लेक्शन हुआ है न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज की वजह से, उसके बीच में एक ग्राफ है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर आपका डेविएशन है, कितना डेविएशन हुआ है देखिए 0 के आसपास, यानी कि डेविएशन बहुत कम है। तो 0 के आसपास नंबर बहुत ज़्यादा है, यानी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आपके विदाउट डेविएशन पार हुए हैं या विदाउट डिफ्लेक्शन उसको क्लियर करके गए हैं। और जैसे जैसे आपका डिफ्लेक्शन एंगल इंक्रीज हो रहा है, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम से ड्रॉप हो रहे हैं, उनके नंबर एकदम से कम हो रहे हैं। और यहाँ पर आपका मैंने लिखा है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे देखिए बहुत कम पार्टिकल ही हैं जिनका डिफ्लेक्शन 180 है। 180 का मीनिंग क्या है, जो अपना पाथ वापस रीट्रेस कर रहे थे वो हैं ये, क्योंकि ये इनकमिंग पाथ है, ये आउटगोइंग है। कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री। तो काफ़ी कम ऐसे पार्टिकल्स हैं जो 180 डिग्री का इसमें पाथ चेंज कर रहे हैं। ये आपका एक रिजल्ट था। अब यहाँ पर इसी एक्सपेरिमेंट में हमने एक इम्पैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट किया था। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, बड़ा सिंपल है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपका पॉजिटिव न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस की लाइन है इसको मैंने रेफरेंस लाइन अज्यूम किया है, जो भी आपका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। ये देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव था, यहाँ पर सेंटर में, तो ये जो लाइन है ये मैंने रेफरेंस लाइन ली है इस डायग्राम में, ये आपकी रेफरेंस लाइन हो गई। अब कोई भी रे जब इससे आएगी वो कुछ ना कुछ इसकी डिस्टेंस पे हो सकती है, हो सकता है वो आपकी यहाँ पे भी हो, लेकिन सपोज उसकी डिस्टेंस आपकी b है, यानी कि जो भी रे आपकी अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल की आई है जो वो न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो वो सेंटर लाइन से या एक्सिस लाइन से b डिस्टेंस पे है। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब ये क्या बताएगा कि जितना ये डिस्टेंस है उसी के कोरेस्पोंडेंस ये जो एंगल है आपका, ये क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल, कि आपका अल्फा पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है आपका ये इम्पैक्ट पैरामीटर के अंदर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर आपका क्या है कि आपका ये जो है कितना है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द ये जो सेंटर लाइन है इससे। अब देखिए अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा हुई तो धीरे धीरे डिफ्लेक्शन आपका क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। अगर ये लाइन कम हुई तो आपका धीरे धीरे आपका डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और सेंटर पे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो आपका इम्पैक्ट पैरामीटर है b, इट हैज़ द रिलेशनशिप विद थीटा। बाकी सारे पैरामीटर कॉन्स्टेंट हैं। ये काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की, हाफ mv² हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 4πε आपका कांस्टेंट होता है। z आपका एटॉमिक नंबर है जो भी आपने टारगेट एलिमेंट यूज़ किया है। e आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि जब आपने बम्बार्डिंग की, जब आपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, तो सिंपल सी बात है, अगर सेंटर पे आपका न्यूक्लियस है, जो आपका ये न्यूक्लियस अगर ये पॉजिटिव है, और जो आपका अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल उसके पास नहीं जा पाएगा, कुछ डिस्टेंस से वापस आएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब वो कितना डिस्टेंस से वापस आ गया, कितनी डिस्टेंस बची थी उन दोनों के बीच में जहाँ से वो वापस आया, दैट इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमें वही कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमें बड़ा ही सिंपल सा मेथड यूज़ करना है। यहाँ से देखिए अल्फा पार्टिकल मोशन में है, यानी कि दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी।
जैसे ही वो इसको अप्रोच करेंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों में आएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि इनमें एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो जब इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, मतलब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड दिस न्यूक्लियस दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो आपका पार्टिकल वहाँ पे जाके रुकेगा और फिर वापस रिट्रेस करेगा। तो हमने क्या करना है, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करना है। अब पोटेंशियल एनर्जी ये जो है, ये हमने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 मल्टीप्लाई ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस r0। अब यहाँ पे जो चार्ज हैं, ये पैरामीटर तो एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल में 2e होते हैं, और जो आपने यहाँ पर जो आपने कोई भी आपका फाइनल एटम है, जैसे आपका गोल्ड है या और भी कोई है, ये उसका एटॉमिक नंबर है, और ये नंबर ऑफ उसमें एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, डिवाइडेड बाई r0 डिस्टेंस, इन दोनों की जो डिस्टेंस है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को ये हमने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर हमने इसको किससे वेरीफाई किया है, किससे इक्वेट किया है, काइनेटिक एनर्जी से। जब हम दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास r0 दैट इज़ द क्लोजेस्ट अप्रोच, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमने कुछ भी नहीं किया, बड़ा सिंपल है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या किया है, इक्वेट किया है। अब कुछ रिजल्ट्स जो आपके आए थे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, वो क्या थे, पहला क्या है, उसने एक एस्टिमेट लगाया था कि आपका जो एटम का जो साइज है, जो डायामीटर है, वो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर होगा, और जो न्यूक्लियस का साइज है दैट इज ऑलमोस्ट 10⁻14 मीटर। नेक्स्ट, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व्स कर रहे हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन आपके स्टेशनरी नहीं। इससे पहले जो आपका थॉम्सन मॉडल था उसने क्या बोला था, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेशनरी हैं, जबकि वो आपका स्टेबिलिटी को वेरीफाई नहीं करता। इसने क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो आपके रिवॉल्व करेंगे, इसने बोला था इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते रहेंगे। दूसरा, न्यूट्रल ओवरऑल, जो भी एटम है वो आपका कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे या सेंटर पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज सभी इलेक्ट्रॉन्स का होगा, इसलिए एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे हैं जो बोहर्स ने ओवरकम किए हैं। ड्रॉबैक्स क्या है इसके, सबसे पहला आपका है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है, इसने ये तो कह दिया कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करेंगे, लेकिन उनके जो ऑर्बिट हैं वो इसने फिक्स नहीं किए थे। अगर ऑर्बिट फिक्स नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, सेंटर पे आपका पॉजिटिव है, तो धीरे धीरे आपका जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड अल्टीमेटली ये आपका क्लैप्स कर जाएगा। जब पॉजिटिव आपका बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पास आएंगे तो एक दूसरे को आपको वो क्लैप्स कर जाएंगे। तो यहाँ भी स्टेबिलिटी नहीं हम सेटिस्फाई कर पाए, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। दूसरा है जो स्पेक्ट्रल लाइन हमें दिखती है हाइड्रोजन एटम में, उसको भी ये वेरीफाई नहीं कर पाया कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो हमें किस वजह से वहाँ पे दिखाई दे रही है। ये कुछ आपके दो ड्रॉबैक्स थे। अब रदरफोर्ड के बाद हमें एक नई थ्योरी मिली जो हमने किसने दी थी, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर ने हमें एक थ्योरी दी थी। उसने क्या बोला था, जो न्यूक्लियर कंसेप्ट, ये पॉइंट तो पहला बिल्कुल सही था, क्या जो रदरफोर्ड ने भी दिया था कि सेंटर पे तो आपका न्यूक्लियस होगा जो पॉजिटिव है और आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, ये उसने बोल दिया था आपका। दूसरा क्या बोला था, अब इसने जो आपके ऑर्बिट हैं वो एक स्पेशल कंडीशन होगी, उसी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा। वो कंडीशन क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो वो रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जब इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम शुड इक्वल टू एन h/2 पाई, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट के लिए, दैट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तभी हम कहेंगे कि वो उस फिक्स ऑर्बिट में रहेगा। नेक्स्ट,
आपके जो स्टेशनरी ऑर्बिट हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, लेकिन वो कब करेगा, जब ना ही तो वो एनर्जी लूज कर रहा है ना ही वो एनर्जी गेन कर रहा है। अगर वो रेडिएट नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तब आपका इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो आपका फिक्स रहेगा। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी कंडीशन, यानी कि अगर आपका कोई भी एटम है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है और अगर उस एटम से हमें एनर्जी मिलती है या कोई फ्रीक्वेंसी की कंडीशन होती है, वो तभी होगा जब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, चाहे वो अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आए या लोअर स्टेट में अपर स्टेट में से जाए। अगर वो चेंज करेगा स्टेट को, उसी टाइम पर जो चेंज इन एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू एच म्यू। तो यहाँ पर हायर से लोअर स्टेट में आएगा। एन आई आपका हायर स्टेट है, बड़ा सा आपका ऑर्बिट है, एन एफ आपका छोटा ऑर्बिट है। तो जो भी आपको एनर्जी मिलेगी रेडिएट होके, वो आपका एनर्जी का डिफरेंस होगा कि वो कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आया है। अब हम हाइड्रोजन एटम का मॉडल स्टडी करेंगे बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब ये एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसमें हमने रेडियस कैलकुलेट करना है आपके एटम का, और दूसरा आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी वेलोसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स जब वो रिवॉल्व करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट देखिए, हमें स्टडी किसको करना है, हाइड्रोजन एटम को हमें स्टडी करना है। अब हाइड्रोजन एटम में हमें पता है एक तो पॉजिटिव होता है आपका प्रोटॉन सेंटर पे, एक आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है जो इसमें रिवॉल्व कर रहा है। अब जब ये रिवॉल्व करेगा इसके इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सेंटर के, तो सर्कुलर पाथ में कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसको प्रोवाइड कर रहा है ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ये जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है यही इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी फॉर्मूला हमें पता है 1/4ε0 मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई r²। दोनों का चार्ज आपको पता है सेम होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो E/E/r²। अब हमें यहाँ पर बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज़ करनी है जो हमने जस्ट इससे पहले यूज़ की थी कि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रोटेट करेगा जब उसका वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, NH/2π। तो एंगुलर मोमेंटम mvr = NH/2π हमने वहाँ से यूज़ किया है। अब यहाँ से इस रिलेशन से मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी निकाल लूँगा, mr इसके नीचे आ जाएगा। इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे मैं पुट करूँगा फर्स्ट इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन से जो आपका v आया वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है और फिर मुझे सिंपल r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये मैंने पुट कर दिया और यहाँ से मुझे जो उसका ऑर्बिट है उसका रेडियस मिल गया कि आपका इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। एटम में आपका जो इलेक्ट्रॉन है कितने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब ये जो आपका रेडियस है आप ध्यान से देखेंगे सारे पैरामीटर कांस्टेंट हैं एक्सेप्ट n। h प्लैंक कांस्टेंट, ε0 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी आपका कांस्टेंट है। तो n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो जो रेडियस है आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², यानी कि अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहे हैं 1 2 3 से, तो जो ऑर्बिट का साइज है दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय रेशियो 1 4 9 16 एंड सो ऑन, n का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हमने अभी कहा ये सारे पैरामीटर क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²। तो अगर आपके पास सीधा न्यूमेरिकल भी आता है 1 मार्क्स में, MCQ में 1 मार्क्स में, तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। अगर उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट दे रखा तो n की वैल्यू पुट कीजिए, उसी ऑर्बिट का आप रेडियस बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस निकाल लिया, अब हमने क्या बोला था, हम स्पीड भी कैलकुलेट करेंगे। तो स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल तरीका है। रेडियस अभी अभी हमने निकाला है, ये हमने क्वांटाइजेशन जो आपका है बोहर क्वांटाइजेशन वहाँ से हमने लिखा है mvr = NH/2π। यहाँ से वेलोसिटी निकाली है v = NH/2π mr। अब यहाँ पे ये जो r है ऑर्बिट है ये अभी हमने निकाला है, ये देखिए ये वैल्यू थी यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया।
तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। आप चाहें तो इसको यहाँ से कट करके इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, h पाई m ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 पाई m इंटू n h स्क्वेयर अपसालन नॉट। और कुछ भी काट सकते हैं आप चाहें तो, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कट जाएंगी। तो क्या बचेगा, m ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 m n h अपसालन नॉट, ये वैल्यू है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको कट नहीं करते हैं, इक्वेशन को कट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो कॉम्बिनेशन इसकी वैल्यू होती है, जैसे 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी पूरे की वैल्यू हमें पास है, तो हम उसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे। तो हम कभी भी ऐसे कट नहीं करेंगे, जो भी आपको आंसर आया है वो उसको वैसा का वैसा ही यूज़ कर सकते हैं। आप डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जा सकते हो, बट अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप इसी को सोल्व करोगे, ताकि न्यूमेरिकल्स में जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सको, उनके कॉम्बिनेशन की। अब हम स्टडी करेंगे एनर्जी, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जब रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सॉरी, तो उस टाइम पर उसमें एनर्जी कितनी होगी। एनर्जी आपको पता है 2 टाइप की हो सकती है, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल, हम दोनों कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेट्स सी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका होता है हाफ mv²। अब मुझे ये हाफ mv² की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पे मैंने ये कहाँ से यूज़ किया है कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहाँ से मैंने एज इट इज़ यूज़ किया है। अब मैं यहाँ से r को r से कट कर दिया, तो आपका ये बच गया mv² इज इक्वल टू दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e²/r। अब mv² है, मुझे क्या चाहिए, हाफ mv²। तो मैंने क्या किया, 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन में। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी तो हम डायरेक्ट निकाल ही सकते हैं, हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का चार्ज Q2 का चार्ज डिवाइडेड बाई R। अब एक का चार्ज पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आया है, कंफ्यूज मत होना इसके लिए। काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपल ऐड करना है। ऐड करते आपका ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का भी सेम फॉर्मेट में है, टोटल एनर्जी का भी सेम फॉर्मेट में है, पोटेंशियल का भी सेम फॉर्मेट में है। जो माइन्यूट सा डिफरेंस है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी, दोनों सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। उसके बाद आपके पास है, उसी को हमें सोल्व करना है। वैल्यू पुट करने के बाद हमने ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए पीछे आते हैं हमने यहाँ पर ये जो R कैलकुलेट किया था, इसकी वैल्यू पुट की है यहाँ पर हमने R की वैल्यू पुट कर दी। इसको मैंने कुछ सोल्व करके किया है, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर भी आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h, ये सारे कांस्टेंट है, सिर्फ n² नहीं है। तो अगर इन सब की वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट होगी डिवाइडेड बाई n²। तो ये फॉर्मूला भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये भी 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, सेकंड में कितनी है, थर्ड में कितनी है। तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये वैल्यू बनेगी। सेकंड ऑर्बिट के लिए यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा। थर्ड के लिए आपका ये वैल्यू बनेगा। तो इस तरह से आप अलग अलग ऑर्बिट में एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका बाद में सेकंड पार्ट भी